हेलो सिग्मा बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट। ठीक है। तो ज्यादा कुछ इधर उधर की बात ना करते हुए बस एक बार पीछे का रिवाइज करते हैं कि पिछली बार हमने पढ़ा कि करंट फ्लो कैसे होता है। ठीक है। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। ठीक है। करंट की एनालॉजी हम लोग वाटर से हम लोगों ने देखी थी। ठीक है। फिर सर्किट डायग्राम देखा था, उसके बारे में जाना, सर्किट कंपोनेंट्स के बारे में जाना था, उसके सिंबल्स के बारे में जाना था। ठीक है। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह ये सब काफी कुछ हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार जा करके आप वो उस वाले लिंक पर या इस बटन पे आप क्लिक करके वो आप देख लीजिए। ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना सेकेंड पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूं। चलिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू। ठीक है। तो सबसे पहली बात, सेकंड पार्ट में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है। ये फैक्टर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, कैसे कैसे तरीकों से हम लोग रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बस आज के लिए इतना ही। ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पार्ट है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो। तो सबसे पहली बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ऐसे अज्यूम करो कि एक रूम है, ये रूम है। ठीक है। इस रूम में 40-50 लोग हैं। ठीक है। इस 40-50 ये लोग जो हैं तुम्हारे, तो क्या हो रहा है कि जब ये लोग आपस में जब मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इन लोगों के बीच में कोलिजन होगा। ठीक है। ये सब लोग आपस में टकराएंगे। ठीक है। तो ये जो आपस में टकराएंगे, तो इससे क्या होगा, इसी से तुम्हारा रेजिस्टेंस जनरेट होता है। ठीक है। ये आप एक दूसरे के मूवमेंट को ये लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब सपोज अचानक से मैं यहाँ पर बम फोड़ दूं। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर बम फोड़ दूं और मैं उन लोगों को बोलूं भागो। ठीक है। और ये सामने वाली जो दीवार है, ये पूरी की पूरी दीवार में खाली कर दूं, तो उन लोगों के लिए भागना काफी इजी हो जाएगा, सब लोग निकल जाएंगे इजीली, इजी पैसेज होगा। ठीक है। लेकिन वहीं अगर वही बम फोड़ करके मैं सिर्फ एक खिड़की खोलूं, ठीक है, तो उस वो जो खिड़की मैं जो खोल रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो है काफी प्रॉब्लम होगी उन लोगों को बाहर निकलने के लिए। ठीक है। तो अगर हम लोग एनालॉजी देखें कि जो तुम्हारे आदमी है, सपोज देम टू बी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है तुम्हारे, वो कैसे हो जाएंगे कि एक अगर मैं वायर लूं। ठीक है। वायर मोस्टली अपना सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो वायर जो है, हाँ, ये वायर जो है अपना मोस्टली सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि ये है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अगर वायर मोटा होगा, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली पास कर पाएंगे। ठीक है। और वायर अगर पतला होगा तो क्या होगा, वायर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको पास होने में दिक्कत होगी। ठीक है। वही जैसे खिड़की वाला एनालॉजी मैंने दिया। ठीक है। एक मोटे पाइप से पानी काफी सारा एक बार में जा सकता है, उतना रेजिस्टेंस उसको फील नहीं होगा। बट वही अगर पतला पाइप है, तो क्या हो जाएगा, पानी बहुत मतलब उसको रेजिस्टेंस फील होगा उसको पास होते टाइम। तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, the resistance is your inversely proportional to area of cross section, right? We can conclude कि resistance is inversely proportional to area of cross section। area of cross section जितना कम, resistance उतना ज्यादा, है ना, तो inversely proportional है। अब इसके अलावा जो है तुम्हारा resistance will depend on the length। ठीक है। resistance depends on the length। तो here we can write resistance is directly proportional to L। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए वी कैन राइट R इज इक्वल टू रो L बाई A। राइट। रो L बाई A। R इज रो L बाई A। ठीक है। तो ये सब कुछ अगर मैं यहां से हटा दूं, ये सब चीजें, तो यहां हम लोगों को दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, दैट इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and inversely proportional to area of cross section, right? This is your area of cross section and this one is entirely, this is length, right? And what is this rho? This rho is the resistivity of the material. Now what is resistivity, right? What is resistivity?
रेजिस्टिविटी का मतलब तुम्हारा हो गया कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, ठीक है। जो सब्सटेंस जितना ज्यादा रेजिस्टिव होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना बैड कंडक्टर, राइट। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो होगी तुम्हारी वो काफी कम होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। जो कॉपर की कंडक्टिविटी होगी वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू योर आयरन, राइट। तो वैसे तुम्हारा रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड की द एबिलिटी टू restrict, right, the ability to restrict the flow of electron, that is your resistivity, ठीक है। and that varies from material to material but constant for a particular material. Resistivity does not depend on anything, ये बात ध्यान रखो। resistivity does not depend on anything, whereas resistance depends on your length and area of cross section, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसको याद रखो। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। दैट योर रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, राइट। वेयर एज रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा इन केस ऑफ ओमिक रेजिस्टर्स, ठीक है। नॉर्मल जो मेटल्स हैं अपने, इन केस ऑफ देम अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स अपने दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा हो गया अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन जहां पर तुम्हारे डिफरेंट रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्टेड हो, एंड टू एंड, राइट, R1, R2, R3, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होंगे जहां पे तुम्हारे रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड ना कनेक्ट होकर के ऐसे कनेक्टेड हो, ठीक है। दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पर सीरीज में तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर नेट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यह है तुम्हारा सीरीज का नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। वेयर एज इन पैरेलल तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/R नेट, ध्यान रखना इस चीज का, ये 1/R नेट है, ठीक है। तो इट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है। सीरीज का नेट क्या होगा? सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और पैरेलल का क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, इससे तुम लोग को याद भी हो जाएगा। चलो, तो इसको हटाओ अभी, ये यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो। और फॉर्मूला तो याद हो गया होगा लेकिन फिर भी रखे रहते हैं, चलो। और ये इनकी वैल्यूज यहाँ पे हम लोग अभी वैल्यूज इनका स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 2 ओम का, ये हो गया 3 ओम का, और ये हो गया 4 ओम का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब नेट रेजिस्टेंस इसमें कितना होगा बताओ? यहाँ सिंपल तुम्हारा क्या हो जाएगा? आर नेट, आर नेट कितना हो गया? 2 + 3 + 4 यानी 4 3 7 2, 9 ओम, राइट, 9 ओम रेजिस्टेंस। और यहां पर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर कैसे ऐड हो रहा है, 1/R, 1/R2 प्लस 1/R3, यानी इन लोग का रेसिप्रोकल करके हमको ऐड करना है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, अरे प्लस, ओके। तो अब ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो इसका कितना हो जाएगा? एलसीएम, अपना एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12, 2
यहाँ पर आ गया 6 और ये हो गया 4, राइट, प्लस 3, राइट। तो टोटल कितना हो गया तुम्हारा 13/12, 13/12। बट ध्यान रहे ये जो 13/12 है, दिस इज योर 1/R1, सॉरी 1/R net, राइट, 1/R net है, इज 13/12, राइट। तो आर नेट कितना हो जाएगा तुम्हारा, आर नेट हो जाएगा तुम्हारा, आर नेट कितना हो जाएगा, मैं ये फॉर्मूला हटा देता हूँ तो इजी होगा थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा साफ करो। ये जो आर नेट हो जाएगा तुम्हारा, आर नेट कितना हो जाएगा, आर नेट विल बी योर 12/13, आर नेट विल बी योर 12/13, राइट। तो आर नेट इज इक्वल टू 12/13 ओम। तो याद रहे पैरेलल में सॉल्व करने के बाद, ठीक है, उसको हमको रेसिप्रोकल करना है, पैरेलल सॉल्व करने के बाद हमेशा रेसिप्रोकल करना है। तो 12/13 अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, ये 1 ओम से भी कम का हो गया, राइट, 1 ओम से भी कम का रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल करके आती है पैरेलल रेजिस्टेंस की, ठीक है। पैरेलल रेजिस्टेंस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर यह हो जाती है कि जो तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, दैट विल बी लेस देन इवन द लीस्ट रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे 1 ओम से भी कम हो गया टोटल रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस यहाँ पर कौन सा था, 2 ओम, राइट, 2 ओम यहाँ पर सबसे कम का रेजिस्टेंस था, और ये नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये उससे भी कम हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, नेट रेजिस्टेंस क्या होता जा रहा है, वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब पैरेलल ऐसा नहीं कि मतलब कि पावर लॉस कम होगा, बट जो तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि जो तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी लेसर देन इवन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन दैट कॉम्बिनेशन। वेयर एज यहाँ पर इन 2, 3 ओम, 4 ओम, ये तुम्हारा सीरीज वाले में, सीरीज वाले में क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीरीज वाले में तुम्हारा यही चीज जो है, ये सीरीज वाले में ये जो है, इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सारा ऐड होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें अगर, ठीक है, तो तुम्हारा सबसे पहली बात, अगर इसका हम लोग एडवांटेज देखें पैरेलल का, ठीक है, एक सेकंड, एक एक तरफ करके ले लेता हूँ, एक, तो इधर लिखते हैं सीरीज, ठीक है, और इधर हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज का सबसे पहली बात जो इसका डिसएडवांटेज ही है, ठीक है, मोस्टली इसका डिसएडवांटेज है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है तुम्हारा, सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, आर इंक्रीजेस, ठीक है। पैरेलल में इट डिक्रीजेस, ठीक है। दूसरा, सीरीज में ध्यान रहे कि जैसे सीरीज का कॉम्बिनेशन अपना कैसे था, जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, और ये है अपना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या, अप्लायंसेस है मान लो, ठीक है, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव गॉट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। तो मान लो किसी भी तरह से, ठीक है, अगर एक अप्लायंस खराब होता है, ठीक है, किसी भी तरह अगर अपना एक अप्लायंस खराब हो गया तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है। सीरीज में क्या है कि पूरे सर्किट में अपना करंट फ्लो बंद हो जाएगा अगर एक भी अप्लायंस खराब हुआ। वेयर एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारा ऐसे होता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे होता है। तो अगर इसमें सपोज किसी भी तरह से अगर मान लो कोई भी एक रेजिस्टेंस खराब भी हो जाए, तो भी ये दोनों रेजिस्टेंस अगर तुम देखो तो कनेक्टेड है, एंड दीज टू अप्लायंसेस विल कंटिन्यू टू वर्क, ठीक है। तो अब ये दिमाग लगाओ कि पैरेलल में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक भी ऑफ कर रहा हूं या खराब हो जा रहा है तो बाकी अनअफेक्टेड रह रहा है, ठीक है। तो नाउ टेल मी कि हाउस वायरिंग जो होती है अपनी, ठीक है, हाउस होल्ड वायरिंग जो है, ठीक है, हाउस होल्ड वायरिंग जो है तुम्हारी, वो तुम्हारी पैरेलल में होती है या सीरीज में होती है, ये कमेंट सेक्शन में जरा बताओ मुझे, ठीक है।
हाउस होल्ड वायरिंग जो है ये तुम्हारी पैरेलल में होती है या सीरीज में होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब इसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिक इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देख करके लग रहा होगा कि भाई ये तो कुछ नया सा चीज है। ठीक है, अरे कहाँ गया? ठीक है, ये तो कुछ नया सा चीज है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। ठीक है, आर नेट मतलब नेट रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, दैट इज ओनली योर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल, आर नेट जो है, इन केस ऑफ पैरेलल अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाता है तुम्हारा, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, प्लस डॉट 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 1/R n। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ सीरीज, आर नेट becomes R1 plus R2 plus Rn, where n is the number of resistors। यहां तक समझ में आया? एक बेसिक सिंपल सी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहते हो? छोटे छोटे कुछ दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मान लो कि ये है अपना रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, पहले इतने का ही बताओ कि ये जो है ए और बी के बीच में, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। पॉज द वीडियो एंड टेल मी कि ए और बी के बीच में जो है अपना जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा अगर तीनों का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो, या R ओम है, चलो जनरल बना देते हैं। R ओम है, तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? पॉज द वीडियो एंड टेल मी। आई होप यू वुड हैव सॉल्व्ड। तो ये जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा, पहले देखो सबसे पहली बात, आई डोंट नो, बहुत से लोग ऐसे भी कर देते हैं कि इसको सीरीज में ले लेते हैं इसके साथ। देखो करना कैसे है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले तुमको ये पैरेलल वाले चीज को, ठीक है, पैरेलल वाले चीज को पहले तुमको सॉल्व करना है। तो ये आर आर है, ठीक है, तो 1/R नेट कितना हो जाएगा? 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, राइट। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2/R, यानी कि आर नेट कितना हो गया, आर नेट बिकम्स R/2। ठीक है, आर नेट बिकम्स योर R/2। अब यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये जो तुम्हारा पैरेलल वाला है, ठीक है, पैरेलल वाला जो है ये, ठीक है, ये अगर इस पूरे को अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस माने, ये इतने वाले को अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस माने, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R/2 ओम का। ठीक है, एक रेजिस्टेंस सिर्फ लगा हुआ है R/2 ओम का, इसको हटा दो। ठीक है, ठीक है, तो अब कैसे हो गया ये तुम्हारा, ये जो सर्किट हो गई ये हो गई ऐसे, एक R ओम है और एक R/2 ओम का रेजिस्टर हो गया है। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो गया, अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो R ओम प्लस R/2 ओम ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, R प्लस R/2, यानी कि 3R/2 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का। ठीक है, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3R/2। तो एक शॉर्टकट भी बताता हूं तुमको कि जैसे हम लोग पैरेलल अगर हम लोग देखें, ठीक है, पैरेलल अगर हम लोग देखें तो अगर दो रेजिस्टेंस है सिर्फ, ठीक है, अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस है, मान लो R1 और R2, अगर दो रेजिस्टेंस है सिर्फ R1 R2, तो पैरेलल जो है आर नेट जो है तुम्हारा, इसको तुम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखो। ठीक है, वो डायरेक्टली बस हम लोग लिख सकते हैं इसको, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये याद रखना। तो अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे दोनों अगर इक्वल हो गए मान लो, ठीक है, तो ये R1 R2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, R स्क्वायर। हाँ,
तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा R1 R2, मतलब R इंटू आर विल बिकम व्हाट, आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर, और R1 प्लस R2 यानी कि R प्लस आर कितना हो जाएगा, R प्लस आर विल बिकम योर 2R, 2R यानी कि कितना हो गया, R/2। तो अपने सोल्यूशन में हमको याद करो, वहां पर क्या था, इसको हम लोग कैसे कर रहे थे, 1/R प्लस 1/R, ठीक है, तो ये आ रहा था, फिर 2/R, फिर हम लोग उल्टा कर रहे थे, ठीक है, फिर उल्टा कर रहे थे तब जाकर के आ रहा था R/2, यहाँ सीधे आ गया, देखो R/2 आ गया, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं, दैट विल कम विथ प्रैक्टिस, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, और फिर उसके बाद we will conclude this class। तो मान लो कि जो रेजिस्टेंस है अपने कुछ ऐसे हैं, हाँ रेजिस्टेंस चलो मान लो, तो रेजिस्टेंस जो है अपना, इस बार करंट बताओ कितना होगा सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा, मान लो 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर, ओके, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा 1 ओम का रेजिस्टर, ओके। सपोज यहाँ पर मैंने दे दी तुमको 4 वोल्ट की बैटरी, टेल व्हाट विल बी द करंट, करंट कितना होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, ये सारा 3 ओम का है, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंसेस जो है तुम्हारे, दे आर ऑफ 3 ओम, ओके। तो बताओ कि आई जो है करंट का वैल्यू वो कितना होगा, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। सो आई होप यू वुड हैव सॉल्व्ड बाय नाउ। तो अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि भाई ये आई कैसे निकलेगा। तो सबसे पहली बात, फॉर फाइंडिंग आउट आई, फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, द रेजिस्टेंस बिटवीन कौन कौन से पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसके बीच में देखो 3 3 3 है, तो ट्रिक से मैंने तुम्हें बताया कि अगर तीनों सेम है और नंबर ऑफ रेजिस्टर उसी के बराबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 3 3 है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, देख लो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट विल बी 3/3, दैट विल बी 1, ओके। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। तो ये जो नेट रेजिस्टेंस यहाँ का कितना हो गया, यहाँ का नेट रेजिस्टेंस तुम्हारा आ गया 1 ओम। अब ये जो 1 ओम है, ठीक है, ये जो यहाँ का 1 ओम है, यहाँ वाला, यहाँ वाला जो 1 ओम है, ये इस पॉइंट का, यहाँ का ये क्या टोटल नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये पैरेलल का 1 ओम, और ये 1 ओम जो है इस 1 ओम के साथ क्या है, सीरीज में है, तो यानी 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया, 2 ओम रेजिस्टर। तो टोटल में तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम, ठीक है। चलो आओ सबसे पहले हम लोग इसको इसको अरे देखो, सॉरी, तो कैसे हो गया तुम्हारा, यहाँ पर जो था 3 ओम का था, 3 ओम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम, और यहाँ पर सीरीज में कितना लगा हुआ था, 1 ओम, 4 वोल्ट की बैटरी थी अपनी, ठीक है। तो 1 ओम ये हो गया, 1 ओम ये हो गया, ये 4 वोल्ट था, तो ये दोनों सीरीज में मिलकर कितना हो गया, 2 ओम। वोल्टेज कितना है, R is 2 ohm, V is 4, so I we can find out from Ohm's law, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो V is equal to I R, राइट। तो V कितना है तुम्हारा 4, I कितना हो गया, I जो भी है, R कितना हो गया 2 ओम, ठीक है। तो I will be equal to, I will be equal to what, 2 एम्पियर, राइट, इजी। चलो, तो अब अगर कोई डाउट है सो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। We have finished this chapter. If you want the discussion of NCERT chapter like line by line, that also we can do. So please put it in the comment box. What actually do you want? ठीक है। I hope कि I would have made you understand all the concepts, जितने भी related concepts थे इस chapter के, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में अगर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप 11th के सेक्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है, वहां से भी आपको काफी कुछ जानने को मिल जाएगा अगर आप उतने एंथुसियास्ट हैं तो। बट 10th के लेवल पे लाइक इन सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स इतना आपका काफी होगा, ठीक है। सो सी यू सिग्मा बच्चों, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।